चलो अब आज वाली क्लास है सही मेहनत वाली क्लास। अब आज वाली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। डायरेक्टली हमने कुछ प्रूव नहीं करना होगा, पर ये एक्चुअली मेन काम है। हमने अब ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ बिल्कुल बेसिक सा काम अभी करा, तो अब आज वाली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करेंगे, ऑब्जेक्टिव और या फिर बिल्कुल शॉर्ट आंसर वाले। डायरेक्टली हमारे सामने टर्म आएगी, उसका आंसर बनाने की कोशिश करना अपने आप इंटेलिजेंटली। इसका पैटर्न क्या होगा ये हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा एक दो क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद। तो चलो ये पहले क्वेश्चन से अब हमने जो लास्ट क्लास तक काम करा उस पे, और जो 10th वाला जो हमें जो ऑलरेडी पॉइंट्स नोन है, अब उस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जहाँ पे कि हम लोग का हमें उनको मेंटली सोच के, दिमाग से सोच के करना पड़े, वैसे के क्वेश्चंस हमने फेस करने हैं। तो इसलिए आज वाली क्लास अगर आप नोटिस अगर करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटेलिजेंट क्लास होगी। तो इसलिए आज वाले हर क्वेश्चन पे पूरी तरह टाइम स्पेंड करना। देखो अभी शुरू में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम टाइम बाउंड होकर क्वेश्चंस करें, तो अगर जो टाइम अलॉटेड हो क्वेश्चंस के लिए अगर वो फिनिश भी हो जाए तो भी वरीड ना हो, पॉज करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, बट स्पेंड टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस। टाइम स्पेंड करो, उसका आंसर बनाओ। चलो इस पहले क्वेश्चन से अपने आप सॉल्व करना शुरू करो। डायरेक्टली देखने पे हमें लगता है कि ये पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड अभी हमें इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को ब्रेक करने से रोकता है। जो हमने 10th तक काम करा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को बस फटाफट हम लोग प्रोसेस पे काम करते थे, बस लिखना शुरू कर देते थे, और जो मेन टास्क है अपने आप सोचने का वो मिस करते थे। पर अब नोटिस करोगे कि एक्चुअली वही मेन टास्क है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स अगर 2 है तो हमसे कहा गया कि साइन की पावर 11x प्लस कोसिकेंट की पावर 11x निकाल दो। तो हमें सोचना चाहिए था कि एग्जामिनर ने क्या सोचा, क्या सोच के टर्म बनाई, या इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें। डायरेक्टली इसकी पावर 11 तो कर नहीं सकते। देखो जो आम गलती होती है, एक बच्चा कहता है कि मैं इस पूरे की पावर 11 कर दूँ, तो इस पूरे की पावर 11 साइन की पावर 11 प्लस कोसिकेंट की पावर 11 नहीं बनेगा। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। तो क्या करें, बहुत तरीके थे, इनको सुनना। एक तरीका था कि मान लो मैंने इसको लिख लिया साइन एक्स प्लस 1/sin x बराबर 2 के, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस उधर से लाके एलसीएम लेके 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड वी रियलाइज्ड कि ये तो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया 0 के बराबर। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 है मतलब वो नंबर खुद 0 है, तो वहाँ से साइन एक्स कितना आ गया 1। साइन एक्स क्या आ गया 1। हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमें साइन एक्स की वैल्यू 1 मिल गई। अब साइन एक्स अगर 1 है तो साइन एक्स की पावर 11 कितना होगा 1। साइन एक्स 1 है तो कोसिकेंट एक्स कितना होगा 1। तो 1 की पावर 11 1 और कोसिकेंट की पावर 11 विच इज़ अगेन 1। तुम्हारा आंसर आ गया डायरेक्टली 2। अगर साइन की पावर 11x प्लस कॉस की पावर 11x पूछा होता तो उसका आंसर उस केस में अकेला 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि साइन x अगर 1 है तो कॉस x कितना होगा 0। याद करो क्लियर, साइन x 1 कहाँ पे होता है जब x होता है π/2, और उस जगह पे cos π/2 कितना होता है 0। तो अगर वो भी क्वेश्चन होता तो वो भी हम सॉल्व कर देते हैं, पर जो गिवन थी टर्म उसका आंसर बन जाता 2। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, साइन की पावर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का 1 दिया होना, हमने इसके यूज से ब्रेक करना था कि इसकी इस टर्म का आंसर क्या बनेगा। तो अब देखो काम इस क्वेश्चन में कहीं से भी अगर कोई नोटिस करे तो 10th के बियॉन्ड नहीं था, पर हमने स्किल को डेवलप करना है ग्रेजुअली थ्रू क्वेश्चंस। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, हमें समझ में आया कि साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ। एक्चुअली जो साइन एक्स है वो कॉस स्क्वायर एक्स है। साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। अब हम यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स को सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर अभी नीड नहीं लगती। अब हमने नोटिस करा कि जो पूछा गया है, हमसे कहा गया था इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हमने ट्रैक करना था कि इसको कैसे बनाएं। तो हमने इसमें एक पैटर्न नोटिस करा। अगर कोई इसमें अगर एक पैटर्न नोटिस अगर करे तो यहाँ पे 3ab a प्लस b जैसी टर्म थी। देखना कैसे, देखो अगर हमें दिखता है कि जो कॉस की पावर 6x है वो कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है, कॉस की पावर 12x कॉस की पावर 4x का होल क्यूब है। अगर इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो कॉस की पावर 8x कॉमन आ रहा है साथ में, जो कि इनटू अंदर क्या आ रहा है, सिंपली कॉस की पावर 8x कॉमन और साथ में कॉस की पावर 4x प्लस 1, ये बन रही है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये बनी एक्सप्रेशन। प्लस लास्ट टर्म क्या है कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो हमने इसको अब किसी तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी, तो हमने एक बात नोटिस करी कि ये तो कॉस की पावर 4x का होल क्यूब
प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसी टर्म अगर होती तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था 3ab कॉस की पावर 6x, तो यहाँ पे कॉस की पावर 6x रखते हैं और एक कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर ले जाते हैं, तो ये वो क्या बन जाता कॉस की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो टर्म क्या बन गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए बी कितना बना कॉस की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 2x, तो वो होता क्या है सिंपली a प्लस बी का होल क्यूब, ये बन गई एक्सप्रेशन a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला लिखा हुआ था हमारे सामने केवल कन्फ्यूजिंगली, किस लेवल का क्वेश्चन था, कहीं से भी 11th का भी नहीं 10th का क्वेश्चन था। पर अब जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो कितना है साइन एक्स, तो कॉस की पावर 4x कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, टर्म क्या बन गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, ये बन गई एक्सप्रेशन। और अब नोटिस करो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स तो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि 1 है, तो ये क्या बन गया 1 का क्यूब, मतलब इस टर्म का पूरी का आंसर क्या आ गया 1। तो देखो इसको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे हमने दिमाग लगाना है कि हमें कैसे फंसाया, ये है इंटेलिजेंट काम। जो हमने क्वेश्चंस लेंथी करे या जो हम आगे लेंथी करेंगे वो सब हमें काम आते हैं, पर ऑब्जेक्टिव में हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि बीच बीच में अपने आप हमने क्वेश्चन को तेज़ कैसे करना है, सोचना कैसे है। तो आज वाली सारी क्लास इसी बात के ऊपर बेस्ड है, और ये पहली बार ऐसा कर रहे हो इसलिए हम लोग को नया लगेगा, पर जब इसी क्लास को फिर से अटेंड करोगे तो हमें लगेगा कि बिल्कुल ऐसे सोचना शुरू करना है। पर आज बहुत क्वेश्चंस करने हैं, ये नेक्स्ट करो। सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन, बस हमने इस बेसिक बात को सोचना था। हमें साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 ये गिवन था कि 3 है, हमसे कहा गया कि कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 फाइंड करो। तो अब इस क्वेश्चन में हमारा माइंड कहता कि इसमें सिंपली इसको हैंडल कैसे करें, हमने कभी करा नहीं होता ऐसे। तो काम की बात ये थी कि अब सोचो कि मान लो हमें कोई बोले कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में जो हमारे मार्क्स आए उन तीनों का सम मिला के 300 आया। तो अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में हमारे मार्क्स का जो सम आया वो अगर 300 है, तो हमें क्लैरिटी है कि इसका मतलब तीनों में हमारे मार्क्स कितने हैं 100 100 100, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 100 थे। तो अगर टोटल अगर 300 आ गया तो वो तभी पॉसिबल है जब तीनों में 100 100 100 हो। तो वो सेम लॉजिक एक्चुअली हमने अप्लाई करना था इस टर्म में। अब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 अगर हमें गिवन है कि 3 है, तो साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम अगर 3 है तो वो तभी पॉसिबल था जब साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 तीनों 1 1 1 हो। तो अब अगर तीनों 1 1 1 है तो साइन थीटा 1 अगर 1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस थीटा 1 कितना बनता 0, तो ये पहला भी 0, साइन थीटा कितना बन गया 1, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों बराबर हो गए 90 डिग्रीज, कॉस थीटा 1 भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, आंसर आ गया डायरेक्टली 0। तो ये था इसमें टास्क। अब नेक्स्ट करो। हमें किसी ने बोला कि साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 30 डिग्री ऐसे लास्ट में साइन 360 डिग्रीज, इसका सम बताओ। तो अब डायरेक्टली हमसे हैंडल नहीं हो रहा, तो क्या करें। हमने नोटिस करा कि साइन 10 डिग्री तो ठीक है, साइन 20 डिग्री ठीक, और एंड अब ज़रा इसको एंड से बनाना शुरू करो। साइन 360 डिग्रीज से पहले देखो टर्म क्या होती, साइन 350 डिग्री। साइन 360 डिग्री से पहले वाली टर्म क्या होती, साइन 350 डिग्री। अब साइन 350 को सोचो, साइन 350 डिग्री क्या हमें समझ में आता है कि वो साइन 360 माइनस 10 है, मतलब साइन 2 पाई माइनस थीटा विच इज़ वॉट माइनस साइन 10 डिग्री। ये थी इसमें अंडरस्टैंडिंग। तो हमने देखना था कि एग्जामिनर ने हमारे लिए ये क्वेश्चन कैसे क्रिएट करा। हम डायरेक्टली तो कर नहीं पा रहे, हमें इनकी वैल्यूज़ तो पता नहीं है, तो हमने देखना था कि इसको तोड़ें कैसे। तो हमने देखा कि डायरेक्टली तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। साइन 360 से पहले वाली टर्म क्या थी, साइन 350। 350 को हम पढ़ सकते थे 360 माइनस 10 विच इज़ माइनस साइन 10 डिग्री। उससे पहली वाली को देखो साइन 340 डिग्री विच इज़ माइनस साइन 20 डिग्री। तो हमें दिखा कि अब बात बनी, ये टर्म्स आपस में कैंसिल होती जा रही हैं, सारी टर्म्स आपस में एज इट इज़ कैंसिल होती गई। साइन 90 डिग्रीज कैंसिल होता साइन 270 डिग्रीज के साथ। साइन 90 डिग्री 270 कितना बन गया, सिंपली साइन 360 माइनस 90 विच इज़ माइनस साइन 90। हर टर्म जो इधर आगे आ रही है सेम टर्म पैसे की ही पीछे आ रही है नेगेटिव में, तो हर टर्म कैंसिल होती गई आपस में। बीच में टर्म क्या आएगी, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री हम अलग से जानते हैं कि 0 ही होता है, इसलिए इसका जो कंप्लीट आंसर बनता इस टर्म का दैट वाज 0। पर ये बहुत छोटे छोटे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं,
इनकी डिस्कशन हम लोग को पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर देगी कि इनको डील कैसे करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट करो। अब देखो हमें एग्जामिनर ने सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि साइन ऑफ साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो अब हम क्या करते, अब देखो हमें कंफ्यूज करा, पर एक्चुअली इसी बात को पकड़ना, इसी बात पे टाइम स्पेंड करना कि कैसे ब्रेक करें, दैट इज़ द मेन टास्क। तो अब हमें क्लैरिटी है कि जो साइन एक्स है वो अब की बार जो बाहर वाला साइन है उसके अंदर ये एंगल है, बाहर वाले साइन के अंदर ये एंगल है। तो अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा का बिहेवियर हम जानते हैं। साइन का जो आंसर होता है वो हमने 10th तक करा था कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब हमें समझ में आया कि वो 0 से -1 भी हो सकता है। पर अब की बार गड़बड़ क्या थी कि ये नोटिस करो कि जो ये अंदर वाला साइन एक्स है इसका बिहेवियर नोटिस करो। तो साइन एक्स एक्चुअली मैक्सिमम क्या हो सकता था 1, मिनिमम क्या हो सकता था -1। तो इस बाहर वाले साइन के अंदर वाला जो एंगल है ये मैक्सिमम 1 हो सकता था और मिनिमम -1। तो इसलिए जो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू आती वो आ जाती साइन ऑफ 1 और जो मिनिमम आती वो आती माइनस साइन ऑफ 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू थी और ये मिनिमम वैल्यू थी, मतलब इसका जवाब हमेशा इसके बीच में वैरी करता। देखो -1 और 1 के बीच में नहीं वैरी करता। क्यों? -1 और 1 के बीच में तब वैरी करता पूरे का आंसर अगर जो अंदर वाला एंगल होता वो सारी वैल्यूज़ ले रहा होता। पर इस केस में इस वाले साइन के अंदर जो एंगल है वो रिस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम -1 to 1। तो साइन विल टेक द वैल्यू बिटवीन -sin1 to sin1। अब एग्जैक्टली इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब सेम पैटर्न पे हमें बोला गया cos ऑफ cos x। तो अगर cos ऑफ cos x की अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल ली थी, अब हमने नोटिस करा कि जो एंगल cos के अंदर आ रहा है वो खुद cos x है। तो जो cos x है, जो अंदर वाला cos x है, वो हमें समझ में आता है कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक। x की वैल्यूज़ को अगर वैरी करेंगे तो इस cos x का आंसर -1 से 1 तक आएगा। तो हमें अब इसका मतलब इस cos के अंदर वाला जो एंगल है वो -1 से 1 तक वैरी करता है। पर अब हमें समझ में आता है कि अब नोटिस करो इस पैटर्न को। तो जो cos का आंसर 0 पे है, cos का आंसर देखो 0 पे कितना होता है, cos का आंसर 0 पे होता है 1। तो अगर हम cos के अंदर अगर 0 फिल करें तो cos का आंसर कितना आ जाता 1, और cos के अंदर अगर 1 फिल करें तो cos का आंसर आता cos 1, और cos 1 जो होता वो 1 के कंपैरिजन में कम होता। देखो नोटिस करो कि cos की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से π/2 तक कम हो रही हैं। 0 पे cos का आंसर कितना है 1, फिर आगे π/3 पे 0 उसका आंसर कितना होता है 1/2, और π/2 पे कितना हो जाता है 0। तो cos की वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो हमें क्लैरिटी है कि इसका आंसर 0 पे मैक्सिमम आ रहा है 1, और कहीं बीच में किसी वैल्यू 1 होने पे, मतलब 1 रेडियन होने पे इसका आंसर आ जाता है cos 1। देखो नेगेटिव के केस में अब cos के अंदर अगर नेगेटिव एंगल अगर डालते हो तो हमें क्लैरिटी है कि cos -x का वही आंसर आता है जो कि cos x का आता है। इस रीज़न से हमें क्लैरिटी है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनी इस इंटरवल में दैट इज़ पूरे का 1, और मिनिमम कितनी बनी cos 1। तो इस वाले का जो मिनिमम वैल्यू थी, जो मिनिमम थी वो थी cos 1, और जो मैक्सिमम थी वो थी 1। ये बनता है इसका कंप्लीट फाइनल आंसर। बस केवल ये लॉजिक की डिस्कशन इज़ इंपॉर्टेंट कि अब देखो इसका पूरी तरह सेंस कहाँ पे बेस्ड है, जो हमने ऑलरेडी करा होता है, 10th का ही करा हुआ काम है इन अ वे। पर उतने से काम पे देखो क्वेश्चंस कितने इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। इसी बात को रिकॉग्निशन हमारी शुरू होनी चाहिए बिल्कुल अभी से। अब नेक्स्ट करो। अब देखो हमें टर्म गिवन थी कि tan x नहीं tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा हमें गिवन था कि x - 1/4x है। तो हमसे कहा गया कि secant x - tan x को फाइंड कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, हमें 4 ऑप्शंस गिवन थे। अच्छा अब याद रखना, अभी शुरू में करना शुरू कर रहे हो, पर इसको सुनना शुरू करो। जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हमने सिंपली चारों ऑप्शंस में से पसंद करना है कि हमारे काम की ऑप्शन कौन सी है। जब क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उनको कंप्लीटली सॉल्व करने की करते हैं और आंसर बनाते हैं। पर जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करोगे तो हमने बेस्ट आउट ऑफ दिस स्लॉट फाइंड करना है। अगर सिंगल करेक्ट वाला ऑप्शन है तो हमने देखना है कि इन चारों में से क्या बात है जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। कई बार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, पर बहुत बार हम लोग ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लॉजिकली फिट हो सकता है। तो चलो अब इस क्वेश्चन में अगर एक बात अगर नोटिस करो, बड़े काम की है। tan थीटा कितना था अब की बार x - 1/4x, और हमसे किसी ने secant थीटा प्लस tan थीटा पूछ लिया, किसी ने हमसे secant थीटा माइनस tan थीटा पूछ लिया। तो अब एक तरीका क्या था कि हम इसको बिल्कुल पूरी मेहनत से कंप्लीटली सॉल्व करें। अब एक तरीका एक्चुअली और था, बड़े काम की बात है इसको सोचना। देखो secant थीटा
प्लस टैन थीटा कभी सोचो कि अगर के हो, ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड था कंप्लीटली 10th के ऊपर, और नोटिस करना इस पॉइंट को, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा अगर के हो, कोई वैल्यू है कि हमें नहीं पता, तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा क्या हमें समझ में आता है कि 1/k हो जाएगा। एक्चुअली क्यों हो जाएगा 1/k? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, उसको फैक्टराइज कर लो, इक्वल टू 1 आया। तो अगर ये k है तो ये 1/k है, तो ज़रा इन दोनों को ऐड करो, वहाँ से 2 टैन थीटा बराबर आ जाता k दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो k माइनस 1/k, तो जो ये लिखा हुआ है ये हाफ ऑफ k माइनस 1/k है। ये थी काम की बात। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा कि हमने इस बात को ऐसे पकड़ा कि किसी ने हमसे सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा पूछा हुआ है और टैन थीटा हमें दिया हुआ है कि ये है। तो अब हम क्या करते, क्योंकि ये सवाल हमने पहले करा होता है, 10th में भी हमने इस बात को नोटिस करा होता है, तो हमने इसको इस तरह का बनाने की कोशिश करी। किसको? इसको। क्या लिख लिया? हाफ बाहर कॉमन ले लिया इसके, तो ये आ गया 2x माइनस 1/2x, ये बनी एक्सप्रेशन। तो वहाँ से देखते ही हमें समझ में आता है कि k कितना आ गया। सिंपली इसको इससे कंपेयर करो, कुछ नहीं करना सॉल्व, डायरेक्टली हमें दिखा कि k कितना है 2x। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव करने हैं तो हमने पूरी मेहनत से बना बना के सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने दिमाग लगाना शुरू करना है कि तेज़ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसी बात को भी नोटिस करा। हमने देखो यहाँ पे टैन थीटा के पता होने पे सीकेंट थीटा सॉल्व करना शुरू नहीं कर दिया, इसको और इजीली ब्रेक करा। फटाफट सोचा कि जो टैन थीटा गिवन है ये हाफ ऑफ k माइनस 1/k है, और पर वो तो ये गिवन है। इन दोनों बातों को कंपेयर करा, इसमें से 2 बाहर कॉमन लेके, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो k है वो 2x है। तो k या तो 2x होगा या फिर इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लो तो दूसरी वैल्यू आ जाती है इसकी। तो इसलिए k अगर 2x है तो सिंपली हमारा आंसर कितना बन जाता? 1/2x, या फिर बिल्कुल ऐसे ही -2x। तो बिल्कुल दिस वॉज द लॉजिक। अगर इसी को सोचो कि अगर हम लोग इसको अगर -2x करके भी अगर बनाएं तो सेम आंसर बन जाता, तो वहाँ से हम लोग इसको ईजिली ब्रेक कर सके कि जो हमारी जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी? 1/2x या फिर -2x। तो बस इस बात को हमने सही तरीके से इंटरप्रेट करना था। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन देखो सेम पैटर्न पे था कि बस इस बात को सही अप्लाई कर पाओ। सीकेंट थीटा हमें गिवन था कि x प्लस 1/4x है। तो अब हमारे माइंड में ये क्लैरिटी जानी चाहिए, कहाँ से बनी? सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, सोचो k है तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा 1/k हो जाता। तो वहाँ से सीकेंट थीटा एक्चुअली कितना हो जाता? हाफ ऑफ k प्लस 1/k। अब क्या करो कि इसे और इसे कंपेयर करो। कैसे करोगे कंपेयर? इसको इसका हाफ बाहर ले लिया तो सिंपली आ गया सिंपली 2x प्लस 1/2x। सिंपली हमने कंपेयर करा, k कितना आ गया 2x, या फिर k कितना आ जाएगा 1/2x, और हमें चाहिए भी क्या था? सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना बन गया? 2x या फिर 1/2x। डायरेक्टली हमारा ऑप्शन बन गया B। तो देखो जो लॉजिक है दैट वाज सो सिंपल, ऐसे करना है क्वेश्चंस को। तो जो थॉट अगर मान लो कुछ नया सुना तो उसको माइंड में रखना शुरू करो, और नोटिस करो कि सारे काम की जड़ क्या है कि हमने सवाल तेज़ करने शुरू करने हैं, उसके लिए हमने तरीके बनाने शुरू करने होते हैं। अब ये नेक्स्ट करो। हमें टर्म गिवन थी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो हमने क्या करा? इसके डिनोमिनेटर को सिंपली 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो हमने इस काम को करा हुआ था, अभी ये राइट होना चाहिए था। क्या बनेगा? 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे कितना आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ चाहिए थी हमें क्लैरिटी कि इसको तो लिखें 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आएगा मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ये बात अब हमारी राइट होनी चाहिए थी। अब जो मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है वो सोचो कि जब x होगा पाई से लेके 3π/2 के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए ये बन जाता माइनस कॉस एक्स। तो मेरी टर्म आ गई सिंपली माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स। इसको दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, विच इज टैन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स विच इज सीकेंट एक्स। ये बना मेरा आंसर। तो लॉजिक एक्चुअली इतना सिंपल है, बस हमने इसको राइट बोलना शुरू करना है। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम पैटर्न पे टर्म क्या गिवन है? सिंपली 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का रूट, और इंटरवल गिवन था पाई से 2π। तो अब देखो हमारी प्रैक्टिस राइट होनी चाहिए। हमने क्या करा? डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। क्यों करा? ताकि कि नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स बन जाए। ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
वन, अब टर्म क्या बनती, 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का रूट, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड। पर हमें क्लैरिटी है कि 1 प्लस कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए वो एज इट इज़ आ गया। नीचे बना साइन स्क्वायर एक्स मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स। ये बनती है टर्म हल्की सी 1 सेकंड की सिंप्लीफिकेशन के बाद, ये राइट बननी चाहिए थी। अब हमें क्लैरिटी है कि इंटरवल क्या गिवन है, पाई से 2 पाई, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो टर्म क्या बनी, माइनस साइन एक्स। तो क्या आ गया, 1 अपॉन माइनस साइन एक्स मतलब माइनस कोसेकेंट एक्स, और कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स मतलब माइनस कॉट एक्स। ये बना हमारा कंप्लीट आंसर इसका। तो जो लॉजिक है वो इतना सिंपल है, बस हमने राइट रिदम बनाना शुरू करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इनमें से हर क्वेश्चन हमारी बाउंड्री को थोड़ा सा और आगे पुश करेगा, यही काम है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्चुअली अब क्या कर रहे हैं, हमें अल्फ़ा की इन इंटरवल्स में सोच पाने की हमारी अकल को बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन था, है ये भी सिंपल सही। हमें 2 कॉट अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा गिवन है कि बताओ इन चारों में से किस ऑप्शन के बराबर बनेगा। इंटरवल हमें ये गिवन था, तो हमने देखा कि हमने इसे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉट अल्फ़ा। तो अब कैसे करें, तो हमने क्या क्या सोच सकते थे। एक तरीका था कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, वो सबसे बेसिक स्ट्रेटजी होती है, पर हमने देखा कि जो प्रूव करना है वो सारा कॉट के फॉर्म में है, तो क्यों ना इसको डायरेक्टली हमें समझ में आता कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और जो कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा है वो एक्चुअली 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है। तो जैसे ही हमने ये बनाया, आर वी एबल टू सी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉट अल्फ़ा, मतलब ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो हमारी टर्म क्या बनी, 1 प्लस कॉट अल्फ़ा का मॉडुलस। ये बनी बात। तो अब हमने जज करना था कि 1 प्लस कॉट अल्फ़ा 3π/4 से पाई के बीच में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये था मेन टास्क। अब एक बात सोचो, अब हमने इसको इंटरप्रेट करना था, तो अब सारी बात आ गई कि ये कब पॉजिटिव होता, 1 प्लस कॉट अल्फ़ा तब पॉजिटिव होता अगर कॉट अल्फ़ा -1 से बड़ा होता। तो अब ये इंटरवल के बारे में सोचो, 3π/4 से पाई, तो हमें समझ में आता है कि 3π/4 से पाई क्वाड्रेंट कौन सा बना, ये इंटरवल है, ये वाला हिस्सा है। इस हिस्से में हमने कॉट का बिहेवियर जज करना है। तो अगर कोई भी एंगल हम लोग लें, मान लो इस इंटरवल में, अब इसको नोटिस करना, देखो इसको पकड़ते कैसे। देखो टैन का आंसर पाई पे कितना होता है, टैन पाई का आंसर वही होता है जो कि टैन 0 का आंसर होता है, दैट इज़ 0। टैन π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। टैन π/2 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कितना होता है, -इन्फिनिटी। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। एग्जैक्टली 3π/4 के ऊपर टैन 3π/4 का आंसर निकालो तो वो आता -1। तो टैन का आंसर, टैन अल्फ़ा, अगर मैं यहाँ पे सिंपली टैन 3π/4 पे निकालता तो उसका आंसर आता -1। अब जब टैन को हम लोग 3π/4 से पाई के बीच में लेके जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि टैन का जो आंसर है वो -1 से 0 की तरफ जाता है। तो टैन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है। तो कॉट अल्फ़ा क्या है, उसका रेसिप्रोकल। तो सोचो कि 1 अपॉन, कॉट अल्फ़ा की बात हो रही है, 1 अपॉन एक नंबर जो कि -1 से 0 के बीच में है, 1 अपॉन अ नेगेटिव नंबर जो कि -1 से 0 के बीच में है। तो क्या हमें समझ में आता है कि जो आंसर आएगा वो -1 से और छोटा हो जाएगा, मतलब -1 पॉइंट समथिंग, -2, -3, इनफैक्ट आगे -इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में हमने रियलाइज़ करा कि जो कॉट अल्फ़ा का जवाब है वो -1 से और कम है। तो 1 प्लस कॉट अल्फ़ा कैसा होगा, गारंटेड नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर आता इसके बाहर माइनस साइन लगा दिया, इसलिए -1 माइनस कॉट अल्फ़ा। तो बड़ी छोटी छोटी सी इंटेलिजेंट बातें हैं, पर हमने कभी ऐसे कभी करा नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्चुअली हमारा वही रिदम बना रहे हैं, तो उसको राइट बनाओ, और इस प्रैक्टिस के थ्रू ही हम लोग का सेंस बनना शुरू होगा। अभी नेक्स्ट करो। अब देखो, हमें x गिवन था कि 0 से π/2 है, तो वहाँ से हमें पढ़ते ही क्लियरिटी है कि इसका आंसर C और D तो हो ही नहीं सकते। तो जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करोगे, उसमें अगर कोई ऑप्शन अगर डायरेक्टली रिजेक्ट होती हो तो कर दो, इसी बात को अपना इंटेलिजेंटली बनाना शुरू करना है। अब कोसेकेंट x माइनस कॉट x हमें गिवन है, हमसे कॉस x पूछा गया। तो अगर मान लो हम इसको बिल्कुल 10th के तरीक़ों से करते तो क्या करते, इसमें बड़ी मेहनत करते, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते। पर अब एक बात सोचो, कोसेकेंट x, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1 होता है। कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x को फैक्टराइज कर लो, कोसेकेंट x प्लस कॉट x इंटू कोसेकेंट x माइनस कॉट x। तो कोसेकेंट x माइनस कॉट x अगर 1/2 है तो काम की बात ये थी कि कोसेकेंट x प्लस कॉट x कितना हो जाता, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2। अब जैसे ही हमने ये टर्म बना ली, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मान लो कि हम लोग इन दोनों को
सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, बिल्कुल हमारी मर्जी है। मान लो हमने इन दोनों को ऐड करा दिया, ऐड कराया तो 2 कोसेकेंट x कितना आ गया, सिंपली 2 कोसेकेंट x कितना बन गया, सिंपली 2 + 1/2 दैट इज 5/2। तो वहाँ से कोसेकेंट x कितना आ गया 5/4, मतलब साइन x कितना आ गया 4/5। और साइन x अगर 4/5 है तो cos x कितना हो जाएगा डायरेक्टली 3/5। तो एक्चुअली ये काम इतना सिंपल था, पर देखो ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी मिसिंग है 10th तक तो कोई ट्रबल नहीं, बहुत छोटी सी बात है, इसको अब ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन था और देखना कैसे। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं पर हमने कभी 10th तक उनको नोटिस नहीं करा होता। अब ये क्वेश्चन बहुत साल पहले IIT में आया है और इस तरह का कोई और भी आया है, वो भी देखेंगे आगे। हमें किसी ने बोला कि सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है x/4xy का होल स्क्वायर के। हमसे पूछा गया कि x और y कैसे हो सकते हैं, तो डायरेक्टली हमें इसका मतलब ही समझ नहीं आया। पर अगर नोटिस करो तो जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, उसका स्क्वायर है। कॉस थीटा का आंसर कैसा होता है -1 से 1। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो आर वी एबल टू रियलाइज़ कि कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ऑब्वियसली -1 से 0 के बीच के नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर 0 से 1 आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 0 से 1 होगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा उसका रेसिप्रोकल है। तो कोई नंबर अगर 1 फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तो हम लोग इस बात को सबसे पहले एनालाइज करो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिखा है ये हमेशा 1 से बड़ा है। अब ज़रा राइट हैंड साइड वाले नंबर को देखो, ये क्या लिखा हुआ है x + y का होल स्क्वायर और ऊपर 4xy। तो अगर हम नोटिस करें तो x + y का होल स्क्वायर -4xy क्या बन जाता है, याद करो हमने कभी बहुत छोटी क्लासेस में करा होता है कि वो x - y का होल स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर वाला नंबर माइनस न्यूमिनेटर वाला नंबर करने पे आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। क्लियर, ये पॉजिटिव बन गया, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो अगर ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है। पर ये फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा है। तो ये साइड कह रही है कि मैं 1 से बड़ी हूँ, ये साइड कह रही है कि मैं 1 से कम हूँ। तो दोनों को इक्वेट कैसे करें, तो एक ही जगह है जहाँ पे कि दोनों की बात बन सकती है और वो ये कि दोनों 1 हो जाएं, ये साइड भी 1 हो जाए और ये साइड भी 1 हो जाए। तो दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। और वो कब होती, तो ये साइड 1 कब बनती, जब ये दोनों टर्म्स बराबर होती। तो अगर ये दोनों टर्म्स बराबर होती तो ये आंसर कितना आ जाता, 0, मतलब x बराबर हो जाता y के। तो ये तभी 1 बनता जब x बराबर होता y के, और उस मोमेंट पे ऑब्वियसली x को 0 नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल हमने ये ऑप्शन पकड़ी, x = y एंड x ≠ 0। पर ये पैटर्न को ऑब्जर्व करो, हमने कभी ऐसे सोचा नहीं होता। सो दिस इज़ द ओनली ट्रबल। पर ये कोई स्पेशल काम नहीं है, बस हम लोग का पहले कभी ऐसे का हम लोगों ने सोचे नहीं होते एक्सप्रेशन। अब इसी बात को यूज़ करते हुए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब हमारे सामने आती रहेंगी ग्रेजुअली, पर ये हमने केवल इस बात को नोटिस करना शुरू करा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें f(x) गिवन था कि cos स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x है। तो अब डायरेक्टली हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे कि ये कैसा होगा। तो अब ऑनवर्ड्स इस बात को ध्यान में रखना, बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, कि कभी भी एक नंबर अगर लिया जाए और उसका रेसिप्रोकल लिया जाए, देखो ये इसी का रेसिप्रोकल है, तो याद रखना आज के बाद बिल्कुल इस बात को हम लोग बहुत बार अप्लाई करने वाले हैं। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होगा ये या तो हमेशा 2 से बड़ा होगा या फिर हमेशा -2 से छोटा होगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर गारंटेड 2 से बड़ा आएगा, कुछ मर्जी ले लो x। और कभी अगर ये नंबर अगर नेगेटिव होगा तो इस पूरी टर्म का आंसर -2 से छोटा आएगा। ये प्रूव भी हो सकता है। प्रूव कैसे हो सकता है कि सिंपली इस पूरे को x ले लो, हम इसको ग्रेजुअली प्रूव भी करेंगे बहुत ईजिली, बहुत बार, बहुत मेथड से। पर क्वेश्चंस के बीच में कभी अगर इस टर्म को फेस करो तो इसको अप्लाई करने की समझ रखना। तो यहाँ पे सिंपली एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम था, वो कैसा हो गया, सिंपली >1। तो बस हमने इस बात को सही बस बोलना था। एक्चुअली f(x) > 1 भी हो सकता है। तो बस इस बात को राइट अगर हमने बोला तो दैट इज़ ओके। पर इसको अभी अपने माइंड में रखना, इसको हम प्रूव भी करेंगे अल्टीमेटली, बहुत बार करेंगे प्रूव, पर आज इसको बस ध्यान में रखो क्या कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा सम उसका 2 से बड़ा हो जाता है या फिर -2 से छोटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो x है वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस केस में नंबर कैसा था, पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव। तो
इस बात के ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अब अगर मान लो कि ये क्वेश्चन देखो, इससे हम लोग की ना थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी। मान लो किसी ने टर्म दे दी 2 sin x बराबर है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हमें किसी ने ये क्वेश्चन मान लो दे दिया होता, ये देके कहा होता कि बताओ कि क्या इफ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर फाइंड करो कि क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं। तो अब डायरेक्टली देखो, देखने पे हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि इन दोनों का करें क्या। पर अब हमने ये नई बात सुनी तो हमने देखा कि e की पावर x प्लस ये 1/e की पावर x है, तो ये एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है। तो अब जो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है, हमें क्लैरिटी है कि वो अब दो नंबर कैसा है, e की पावर x, तो इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए ये पॉजिटिव प्लस 1/ वही पॉजिटिव नंबर, इसका आंसर या 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, 2। अब साइन थीटा के बारे में सोचो, साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, तो उसका डबल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहती है कि मैं मैक्सिमम वैल्यू 2 ले सकती हूँ, जो राइट हैंड साइड है वो कहती है कि मैं मिनिमम वैल्यू 2 ले सकती हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि दोनों इक्वल हो जाएं तो एक ही जगह थी कि दोनों 2 हो जाएं, और वो कब होंगे, तो अब ये कब 2 होगा, जब सिंपली ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे। मतलब सिंपली जब x बराबर, ये कितना हो जाना चाहिए, 1। तो e की पावर x 1 कब होता, जब x 0 होता। और साइन थीटा डायरेक्टली 2 sin थीटा 2 कब होता, जब साइन थीटा सिंपली 1 हो जाता। वो कब होता है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, π/2 पे होता है, उसके बाद फिर 2π + π/2 पे होता है, तो बहुत सारे आंसर्स बनते रहते। पर ये सेंस नोटिस करो कि इनको देखते कैसे हैं। अब अगर कोई इसको इंटेलिजेंटली सोचे तो एक्चुअली ये काम 10th के भी बियॉन्ड का नहीं है, पर हमने कभी 10th के सिलेबस में इन बातों को ऐसे स्पेसिफिकली देखा नहीं होता। तो कोई वर्ड होने की बात नहीं है, अब देख रहे हैं, बहुत टाइम है इसको अभी भी समझने के लिए। तो इस बात को लेके बिल्कुल नहीं वर्ड होना चाहिए कि 10th में नहीं करा हुआ अब होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। 1.5 साल है अगला, 1.5 साल में सब कुछ खत्म होगा परफेक्शन में। बस जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करो, और जो पॉइंट सुन लिया उसको नहीं छोड़ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का केवल बेसिस क्या था कि हमें 1 डिग्री और 1 में क्लैरिटी हो। अब 1 डिग्री तो हमें समझ में आता है, 180 डिग्री होता है, सिंपल 1 डिग्री है। अकेले 1 को नोटिस करो, जो 1 है वो 1 अगर अकेला लिखा है तो इसका मतलब वो रेडियंस में है। तो हमें समझ में आता है कि साइन का जो ग्राफ है, जो साइन की वैल्यू है वो 0 पे होता है, साइन 0, 90 पे कितना हो जाता है, डायरेक्टली 1। तो जब एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे साइन का आंसर बढ़ता रहता है 0 से लेके π/2 तक। तो अब 1 डिग्री और 1 में से कौन सा एंगल बढ़ा है, 1 डिग्री तो 1 डिग्री है, 1 को अगर हम कन्वर्ट करें इनटू डिग्रीज तो वो 180/π हो जाता, विच इज़ अराउंड 57 डिग्री सम मिनट्स। तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा है इन डिग्रीज, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो बड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब इस पर ना कई बार अब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लो हमसे कोई कह दे कि sin 3 बड़ा होगा कि sin 4 बड़ा होगा, इस बात को भी नोटिस करना। तो अब sin 3 बड़ा होगा कि sin 4 बड़ा होगा, तो अब 3 को नोटिस करो कि 3 कहाँ पे है एंगल, 3 π से कम कोई एंगल है, तो ये है एंगल 3 इन रेडियंस। 4 कहाँ पे एंगल है, π से बड़ा एंगल है, तो 4 आ जाता यहाँ पे कहीं, सिंपली ये कोई एंगल 4 होता। तो क्लियर है, 4 कहाँ पे आया, 3rd क्वाड्रेंट में, 3 कहाँ पे आया, 2nd क्वाड्रेंट में। तो 2nd क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और 3rd क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसलिए हमें क्लियरिटी है कि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये बड़ा है। तो इसलिए वो हमें कैसे ब्लॉक करे वो एग्जामिनर की मर्जी, हमने क्या करना है, अपनी क्लियरिटी बस साथ लेके जानी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल बस इस बात को ध्यान में रखो, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस केस में तो क्लियर है, सिंपली साइन डिग्री साइन 1 से बड़ा हो गया, साइन डिग्री छोटा हो गया, साइन 1 बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे, पर अब नोटिस करो कि इन सारे क्वेश्चंस में हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं यूज़ करा। तो अपने आप को ग्रेजुअली पुश करेंगे। जो अभी जो बातें करी ये सब वो जिस तरह के टर्म्स हैं जो कि अल्टीमेटली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेस करते हैं, पर अभी ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं। अब इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बनते हैं, पर हम लोग ग्रेजुअली अपने आप को आगे पुश करेंगे। तो जो वैरायटी आज करी, जो क्वेश्चंस करे, उतनी बातों को अपने माइंड में रखना शुरू करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर पहले नहीं पता कोई बात नहीं, अब ऑनवर्ड्स हमें इन पॉइंट्स पे अपने आप को मिस नहीं कराना। तो चलो, जो अभी तक हमने काम करा इसको एक बार रिकॉल करो। नेक्स्ट क्लास में इसी काम को हमने और आगे पुश करना है थ्रू सम न्यू फॉर्मूलाज, जो कि अब +1 के 11th के नए फॉर्मूले हैं।
और उनसे बस हमारा काम उसके बाद शुरू होगा। और ये गोल्डन रूल याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पता होना सबसे छोटी बात है। वो हमें ऐसे याद होने चाहिए जैसे हमें अपना नाम पता होता है, उतनी जैसे हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबली अपना नाम बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो फॉर्मूले हम लोग सुनेंगे वो आप लोग अपनी कॉपी में उनको 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखोगे और अपने माइंड में उनको अच्छी तरह बिठाना शुरू करोगे। उसके बाद फिर क्लैरिटी आनी शुरू होगी, फिर क्वेश्चंस में मेन काम देखेंगे। तो चलो, जो आज भी करा इसको थॉरली रिवाइज करो।